वेलकम टू बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है साथियों। जिस प्रकार से आप लोगों को पता है, नेस्ट के द्वारा आज एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। इसमें आपकी डिफरेंट चीज़ों के बारे में जो अनसर्टिनिटीज़ थी वो क्लियर की गई हैं। तो इसमें एक आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो है आपका नेस्ट का मेडिकल अटेंडेंस रूल्स 2024। और मैं बार बार आप लोगों को बताता हुआ आया हूँ कि केंद्र सरकार में आपको दो तरीके से मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। एक आपको CSMA रूल 1944 के अंतर्गत गवर्न किया जाता है और एक आपको CGHS फैसिलिटी मिलती है। तो CGHS फैसिलिटी के लिए आपका जो स्कूल वगैरह है उन शहरों में होना चाहिए और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अक्सर कंसिडर नहीं किया जाता है। KVS को अभी किया गया है, भविष्य में NVS EMRS आ सकते हैं। बाकी आपको CSMA रूल 1944 के अंतर्गत ही गवर्न किया जाता है और इस पर मैंने पहले भी चर्चा की है और वीडियो भी बना रखी है। बाकी हम नेस्ट के CSMA रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि नेस्ट ने क्या मेडिकल अटेंडेंस रूल्स दिए हैं और आपको किस प्रकार से रिम्बर्समेंट मिल सकता है, क्या क्या प्रोविज़न है, तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। थोड़ा हो सकता है कि डिस्क्राइब करते हुए वीडियो लंबा हो जाए, तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्लियर हो गया है कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट न्यू दिल्ली नेस्ट मेडिकल अटेंडेंस रूल। तो यहाँ पे आपका नेस्ट मेडिकल अटेंडेंस रूल है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपको AMA की फैसिलिटी मिलती है, यानी कि ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट की फैसिलिटी मिलती है। तो ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट और AMA, आप सेकंड पैरा देखिए, मीन्स द डॉक्टर एम्प्लॉयड एज जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर इन एनी हॉस्पिटल एज डिफाइंड अंडर द रूल्स ऑफ और एनी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ एलोपैथिक, होम्योपैथिक, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेदिक, यूनानी जो भी है और इक्वलेंट और एज परमिसिबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। तो जो भी एक ऑथराइज MBBS, BMS, BUMS, BHMS डॉक्टर है तो वो हमारा AMA कहला सकता है। तो स्पेशलिस्ट मीन्स ए मेडिकल प्रैक्टिशनर विद स्पेशलाइजेशन इन इट्स ब्रांच। अब डिपेंडेंट में आपके क्या क्या आ सकते हैं, डिपेंडेंट में आप देख लीजिए। डिपेंडेंट में आपके हाउस में, डिपेंडेंट में आपकी स्पाउस में आपके हस्बैंड या वाइफ आ सकते हैं, कोई भी। अगर वाइफ एम्प्लॉयड है तो हस्बैंड स्पाउस के अंतर्गत डिपेंडेंट में काउंट हो सकता है। आपका हस्बैंड है तो वाइफ काउंट हो सकती है। डिपेंडेंट पेरेंट इंक्लूडिंग स्टेप मदर, पेरेंट एंड पेरेंट्स इन लॉ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। तो अब अगर कोई महिला एम्प्लॉयड है तो वो अपने सास ससुर को भी जो है वो काउंट करा सकती है। अपने पेरेंट्स को तो कर ही सकती है, इसके साथ साथ अपने जो इन लॉज हैं उनको भी काउंट करा सकती है, अपने सास और ससुर को डिपेंडेंट्स में। और चिल्ड्रन इंक्लूडिंग स्टेप चिल्ड्रन एंड अडॉप्टिंग चिल्ड्रन दोज टेकन एज वार्ड अंडर गार्जियन एंड वार्डशिप एक्ट 1890। तो यहाँ पे जो चिल्ड्रन है वो कब तक आपका काउंट होगा, तो सन टिल ही स्टार्ट्स अर्निंग और अटेन्स द एज ऑफ 25। तो सन आपका तब तक डिपेंडेंट काउंट होगा जब तक वो 25 साल का आपका ना हो जाए या आपका वो कमाना शुरू कर दे। और चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम एनी परमानेंट डिसीज़, अगर कोई परमानेंट डिसीज़ है डॉटर, जब तक कि वो कमाना ना शुरू कर दे या शादी ना करे। अगर कोई किसी की डॉटर शादी नहीं करे तो ऑल मतलब जब तक आप सर्विस में हैं आपकी डिपेंडेंट ही वो कहलाएगी। डिपेंडेंट डाइवोर्स, अबेंडन और सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड, विडोड डॉटर। तो अगर कोई विडोड या सेपरेटेड डॉटर है वो भी आपके डिपेंडेंट में काउंट हो सकती है। डिपेंडेंट अनमैरिड, डिवोर्स, अबेंडन, सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड और विडोड सिस्टर इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज। तो आपकी बहन भी इस तरीके से काउंट हो सकती है कि अगर कोई अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, अबेंडन है या सेपरेटेड है। और माइनर ब्रदर्स अप टू द एज ऑफ बिकमिंग मेजर। और आपके छोटा भाई भी उसमें काउंट हो सकता है जब तक कि आपका जो भाई वो मेजर ना हो जाए, यानी कि 18 साल से ऊपर ना हो जाए। और ये सब चीज़ें जो हैं वो CSMA रूल के अंतर्गत ही आपकी काउंट होंगी। मैंने जैसे आपको बताया कि CSMA रूल के अंतर्गत ही आप गवर्न किए जाएंगे। तो यहाँ पे आपकी डेफिनेशंस बताई गई हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट कवर्ड अंडर दीज रूल्स। तो यहाँ पे क्या क्या मेडिकल ट्रीटमेंट आपके हो सकते हैं, तो मेडिकल ट्रीटमेंट कवर्ड अंडर दीज रूल्स विल बी इंक्लूड द फॉलोइंग ट्रीटमेंट: इंडोर ट्रीटमेंट, आउटडोर ट्रीटमेंट टेकन फ्रॉम। तो इंडोर ट्रीटमेंट होता है आपका IPD और आउटडोर होता है आपका OPD। तो दोनों इसमें आपका जो है वो एलिजिबल हैं, चाहे आप एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी किससे भी आप इलाज कराएं। जो भी आपके टेस्ट वगैरह कराए जाएंगे, डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट जो भी होगा वो सब, डेंटल ट्रीटमेंट, ऑप्थेमोलॉजी
treatment or prolonged disease treatment, home quarantine treatment, नॉन पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशल क्रॉनिक डिसीज़, जो हमारे क्रॉनिक डिसीज़ होती हैं तो उनके पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के जो ट्रीटमेंट के जो खर्चे होंगे वो भी आपका रिम्बर्स किया जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या गया कहा गया है, होम क्वारंटीन बताता हूँ। रिम्बर्समेंट ऑफ होम क्वारंटीन ट्रीटमेंट ऑफ एनी लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शियस डिसीज और पैंडेमिक organized as by government from any hospital shall be considered at par with indoor treatments. The employees of society, including this his or her dependent family member, shall be entitled to reimbursement of expenses as per CGHS rate for non post hospitalization ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशल क्रॉनिक डिसीज जैसे कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट, ये सब दुनिया भर की बीमारी हैं। फॉर प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड इन सच केसेस, जहाँ पे बहुत लंबा इलाज की ज़रूरत होती है। आउटडोर ट्रीटमेंट में क्या है, देखिए जैसे ओपीडी होता है। ओपीडी आपको पता ही है कि आप किसी डॉक्टर के पास गए, जैसे बुखार हुआ है, आप किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको दवाई दे दी, आपको घर भेज दिया, तो वो आपका होता है आउटडोर ट्रीटमेंट। वो आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट ओपीडी बोलते हैं उसको, तो वो हो गया। अब आईपीडी क्या होता है, इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी कि उसमें आप गए, डॉक्टर ने कहा नहीं हालत बहुत ख़राब है, भर्ती हो जाओ, तो वो कहलाती है आईपीडी। तो मेडिकल एक्सपेंसेस ऑन ओपीडी ट्रीटमेंट शैल बी रिम्बर्स्ड एज पर सीजीएचएस एम्स रेट विच एवर इज लेस एज पर एक्चुअल। इन केस देर इज नो सीजीएचएस एम्स रेट, दिस रिम्बर्समेंट विल बी अलाउड ऑन furnishing a certificate in prescribed format annexed by employee to effect that he has incurred and said amount on treatment on ailment illness of his self or dependent members of the families। तो यहाँ पे अगर CGHS रेट अवेलेबल है किसी बीमारी के, तो उस पर बेस्ड आपको OPD ट्रीटमेंट के रिम्बर्समेंट होगा। और अगर CGHS रेट अवेलेबल नहीं है तो एक एनेक्स्चर 1 है, एनेक्स्चर 1 पर अभी हम चर्चा कर लेंगे। तो एनेक्स्चर 1 पे एक सर्टिफिकेट देगा AMA यानी कि ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट, और उसके अकॉर्डिंग आपको जो है रिम्बर्समेंट हो जाएगा। प्रोलॉन्ग्ड इलनेस में क्या होगा, expenditure incurred on investigation, consultation and test for prolonged disease, special disease as determined under CSMA rules is admissible in CGHS rate along with cost admissible medicine. A certificate regarding prolonged illness has to be submitted on expiry of every 6th month। तो प्रोलॉन्ग इलनेस का भी आपको रिम्बर्समेंट मिल सकता है, बट आपको वहाँ पे CGHS रेट पर मिलेगा और आपको हर 6 महीने में वो जो है सर्टिफिकेट देना होगा कि हाँ भाई मैं बीमारी जो है वो अभी भी चालू है। फॉलो अप ट्रीटमेंट, ऑल द बेनिफिशियरीज एम्प्लॉयड एंड देयर डिपेंडेंट्स आर एडवाइज्ड टू फॉलो द प्रॉपर प्रोसीजर वाइल सबमिटिंग देयर क्लेम्स पर्टेनिंग टू फॉलो अप ट्रीटमेंट स्ट्रिक्टली एज पर CGHS नॉर्म। फॉलो अप ट्रीटमेंट क्या होता है कि अगर आप जैसे हॉस्पिटल ऑपरेशन करा के आ गए, उसका रिम्बर्समेंट वगैरह सब कुछ हो गया, बट उसके बाद भी तो आपको 2-3 बार डॉक्टर दिखाना होता है, दवाइयाँ चलती हैं, तो आपका फॉलो अप ट्रीटमेंट होता है, तो उसका भी जो रिम्बर्समेंट होगा वो CGHS नॉर्म्स पर आपका होगा। डे केयर प्रोसीजर, एनी डे केयर प्रोसीजर रिक्वायरिंग शॉर्ट admission a few hours in one day accommodation charge of for one day as per entitlement shall be applicable provided the patient has been admitted in a room as his entitlement as CGHS rule। तो यहाँ पे डे केयर प्रोसीजर में भी आपको रिम्बर्समेंट एडमिसिबल है, जहाँ पे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको डॉक्टर कहता है कि एक काम करो, अभी आप मत घर जाओ, अब शाम तक आप यहीं पे रहो, मैं आपको देख लेता हूँ आपकी हालत में सुधार आता है नहीं आता है। और शाम को डॉक्टर बोलता है नहीं ठीक है आप अब चले जाइए, तो वो डे केयर आपका आता है। इंडोर ट्रीटमेंट में क्या होता है कि आप भर्ती हो जाएँ। तो इंडोर ट्रीटमेंट में आपको बताता हूँ कि फॉर प्लान इंडोर ट्रीटमेंट परमिशन from competent authority is to be obtained in advance by providing the details of hospital and treatment to be under treatment. In case of admission due to emergency, the individual has to intimate his or her office headquarter regional office at the earliest, and headquarter regional office will do verification of admission applicable only in case of private hospital. Therefore, employee will seek ex post facto approval from competent authority after discharge. Bill will not be entertained without the approval from the competent authority. Further verification in case of private hospital must be done by Nest headquarter and regional office state society for their concerned employees। तो यहाँ पे जो
बात बोली गई है कि अगर आपको इंडोर ट्रीटमेंट कराना है, सपोज़ किसी को कोई ऑपरेशन कराना है, पथरी का ऑपरेशन कराना है सपोज़, तो वो प्लान्ड है कि हाँ मुझे उस अगले महीने करवाना है, तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपको पहले अपना एप्लीकेशन देना होगा, फिर उसके बाद वहाँ से अप्रूवल मिलेगा कि हाँ भाई आप इलाज करा लीजिए। आपको हॉस्पिटल का डेट टाइम वगैरह सब कुछ देना होगा कि किस हॉस्पिटल में कराएंगे, कब कराएंगे, वो सब चीज़ें लिख कर आपको देनी होगी। वहाँ से अप्रूवल आ जाएगा, आप भर्ती हो जाएंगे, आपका ऑपरेशन हो जाएगा। बट अगर कहीं इमरजेंसी में भर्ती होना पड़ जाए तो उस केस में आपको जल्दी से जल्दी एट द अर्लीस्ट बोला गया है, आपको अपने हेडक्वार्टर या रीजनल ऑफिस तो है नहीं तो स्टेट सोसाइटी को या नेस्ट को आपको इन्फॉर्मेशन देना होगा। प्रॉपर चैनल आ जाएगा कि स्टेट सोसाइटी से होता हुआ नेस्ट में जाएगा या डायरेक्ट नेस्ट में जाएगा, वो सब चीज़ें बाद में क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल आपको स्टेट सोसाइटी या नेस्ट को अर्लीस्ट बताना होगा, फिर उसके बाद आपको वहाँ से अप्रूवल मिलेगा और फिर उसके बाद आपको जो है आपके बिल्स जो हैं वो रिम्बर्समेंट के लिए जाएंगे। अगर आपको अप्रूवल नहीं मिलता है तो बिल जो है रिम्बर्समेंट के लिए नहीं जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें बताई गई हैं, हॉस्पिटलाइजेशन इन CGHS एंड पैनल्ड हॉस्पिटल। तो रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल क्लेम विल बी डन एज पर CGHS रेट्स। जहाँ पे CGHS या एंड पैनल्ड हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको CGHS रेट पर जो भी रिम्बर्समेंट किया जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, CGHS बात आ रही है तो CGHS से आप ये कंफ्यूज मत होना कि आपका ट्रीटमेंट कैशलेस होगा, नहीं, आपको सारा बिल खुद पे करना होगा, सब कुछ खुद पे करना होगा। फिर उसके बाद आपको बिल्स मिलेंगे हॉस्पिटल से, उन बिल्स का जो रिम्बर्समेंट होगा वो CGHS रेट पे होगा। हर बीमारी का एक CGHS रेट है कि इसका ऑपरेशन होना है तो उसका CGHS रेट क्या है, इसका ऑपरेशन होना है तो इसका CGHS रेट क्या है, तो वो CGHS रेट पर आपका रिम्बर्समेंट होगा। हॉस्पिटल चाहे कुछ भी आपको बिल बना के दे दे। तो इस केस में तो ये है। और हॉस्पिटलाइजेशन इन नॉन CGHS नॉन एम्पैनल्ड हॉस्पिटल, तो रिम्बर्समेंट फॉर ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल विच इज़ नॉट empaneled by CGHS states is admissible subject to fulfillment of the following condition। तो अगर आप बिना CGHS वाला हॉस्पिटल या बिना एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में आप अगर जाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे मिल सकता है, बट वहाँ पे कुछ कंडीशन है कि रिम्बर्समेंट ऑफ क्लेम्स पर्टेनिंग टू हॉस्पिटल विच इज़ नॉट एम्पैनल्ड would be considered in case of emergency only bills of such treatment will be considered on production of stamped emergency certificate from the hospital concerned। तो अगर वो हॉस्पिटल आपको लिख के दे कि हाँ भाई इमरजेंसी में ये आए हैं, अगर ना आते तो ये मर जाते हैं यहाँ पे, तो इमरजेंसी अगर वो स्टाम्प करके देते हैं आपके बिल पे तो ही आपको उसका रिम्बर्समेंट मिलेगा। बिल में बी सबमिटेड टू नेस्ट विद डिटेल्स बिल इंक्लूडिंग ब्रेकअप फॉर रूम, लेबोरेटरी, इन्वेस्टिगेशन, फार्मेसी एक्सेट्रा। द सेम हैज़ टू बी accompanied by covering letter explaining the nature of emergency circumstances। EMRS employees will submit their claims to regional offices। Regional office will examine such claims and forward only genuine case with recommendations नेस्ट हेडक्वार्टर for consideration and further process। तो यहाँ पे नेस्ट को हर चीज़ डिटेल में देनी होगी कि रूम पे कितना खर्च हुआ, लेबोरेटरी पे कितना खर्च हुआ, इन्वेस्टिगेशन पे, फार्मेसी यानी कि दवाइयों पे कितना खर्च हुआ। और जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का जो बॉस होगा, हेड होगा, जो मेन डॉक्टर होगा, वो अपने कवरिंग लेटर पे लिख के देगा कि हाँ भैया ये किस प्रकार की इमरजेंसी थी जिस वजह से इन्हें भर्ती किया गया। और EMRS एम्प्लॉय जो है अपना क्लेम्स जो है वो रीजनल ऑफिस में सबमिट करेगा। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, रीजनल ऑफिस शब्द आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि भविष्य में आपकी स्टेट सोसाइटीज़ के रोल मिनिमम कर दिया जाए और KVS NVS की तरह जो आपका रीजनल ऑफिस जैसा एक स्ट्रक्चर है वो खड़ा कर लिया जाए। उसमें आपका सिर्फ नेस्ट के एम्प्लॉय होंगे, स्टेट सोसाइटी यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ का कोई भी रोल नहीं रह जाएगा। तो हो सकता है भविष्य में आपको रीजनल ऑफिस देखने को मिल जाए। तो ये इनके अंडर कंसिडरेशन में है कि रीजनल ऑफिस हो सकता है और स्टेट सोसाइटी का रोल जो है वो जीरो हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट फिर नहीं रह जाएगा। इन एनी अदर ऑफ द रीजन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द सोसाइटी वुड बी फाइनल। तो यहाँ पे क्या है कि अगर जैसे आप फिलहाल तो रीजनल ऑफिस है नहीं तो उस केस में आप सोसाइटी में वो जमा करेंगे और जो उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा, जो बॉस होगा स्टेट सोसाइटी का, उसका डिसीजन जो है वो फाइनल होगा। नो रिम्बर्समेंट शैल बी मेड फॉर expenditure incurred on vitamin, calcium, nutrition supplement except when prescribed clarified by doctor with the effect। मतलब आप में क्या नाम है रिवाइटल ला के खाने लगे और उसका बिल लगाने लगे तो वो आपका फ़िलहाल उसके रिम्बर्समेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। रिम्बर्समेंट ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंस इन सर्टेन एक्सीजेंसीज विल बी अलाउड एज पर गवर्नमेंट। तो अब जो जैसे
एम्बुलेंस वगैरह का खर्चा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपके एलिजिबल हैं। रिम्बर्समेंट ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग इंपोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड, अगर किसी की लाइफ सेविंग ड्रग है मतलब वो दवाई नहीं मिलेगी तो बंदा मर ही जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, तो इसको सी एस एम ए रूल में इतना कोई क्लियरली नहीं बताया गया है और अलाउड नहीं है बाहर से दवाई मंगवाना। बट अगर आपके डिस्ट्रिक्ट का जहाँ भी आपका भर्ती है या आपका जहाँ भी स्कूल वगैरह है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का अगर सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर अगर लिख के देता है कि हाँ भाई ये दवाई बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बंदा अगर ये अगर नहीं हुई दवाई तो वो बंदा टपक जाएगा, तो उस केस में जो है वो रिम्बर्समेंट उसका किया जाएगा। तो यहाँ पे सीएमओ का सर्टिफिकेट ज़रूरी है, चीफ मेडिकल ऑफिसर का सर्टिफिकेट ज़रूरी है कि आपका ये दवाई लाइफ सेविंग ड्रग जो है इनकी जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डे केयर ट्रीटमेंट वेयर द पेशेंट इज एडमिटेड डिस्चार्ज ऑन द सेम डे इज इंक्लूडेड इन आईपीडी ट्रीटमेंट। डे केयर जो है वो आईपीडी ट्रीटमेंट में ही, इनर पेशेंट डिपार्टमेंट ट्रीटमेंट में ही इंक्लूड किया जाता है। व्हेनेवर इट बिकम्स नेसेसरी फॉर एन एम्प्लॉय फॉर एन मेंबर और डिपेंडेंट फैमिली टू बी हॉस्पिटलाइज्ड ऑन एडवाइस ऑफ ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट और from the doctor of government CGHS, AIMS or approved and panel hospital nursing home, that entitlement of accommodation of the purpose will be regulated by the category level of the employee as per CGHS terms and condition on the day of the hospitalization. If the entitled accommodation is not available in CGHS and panel hospital, accommodation of a higher class would be admissible on condition that concerned hospital clarifies in written that the accommodation of the entitled class was not available or such higher class of accommodation will be provided for a minimum period necessary and the patient will be shifted entitled class in the earliest। कुल मिला के बात यह है कि आपको आपकी कैटेगरी के हिसाब से कमरा मिलेगा जब आप हॉस्पिटलाइजेशन आपका होगा। आपको पता है कि कमरे की जो है अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, तो उसको आप थोड़ा देख लीजिएगा। जनरल वार्ड है, आपको प्राइवेट वार्ड मिलेगा, प्राइवेट वार्ड विद एसी वाला मिलेगा, प्राइवेट वार्ड विद अटेंडेंट मिलेगा। तो इसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, वो आपके पे लेवल के अकॉर्डिंग होती है कि पे लेवल 8 तक आपको प्राइवेट वार्ड मिल सकता है, पे लेवल 12 तक आपको एसी वाला कमरा मिल जाएगा। इस तरीके से है, आप लोग देख लीजिएगा उसको। In case of consultation resulting in hospitalization, the consultation fee will be reimbursed as per CGHS rate. In case of hospitalization, indoor treatment of government hospital, private hospital recognized by government India, the entitlement of nest employees for accommodation is hospital will be regulated as per the orders of government of India, Ministry of Health and Family Welfare Institute। तो ये कुल मिला के आपके हॉस्पिटलाइजेशन के रूल हैं और इसको आप लोग देख लीजिएगा। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एंड फॉलोअप ट्रीटमेंट, ये आपका ओपीडी ट्रीटमेंट के हिसाब से कंसीडर किया जा सकता है। ग्रांट फॉर एडवांसेस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, द ग्रांट ऑफ एडवांस इन पेशेंट ट्रीटमेंट विल बी गवर्न बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से आपको एडवांस मिल सकता है। प्रोसीजर फॉर रिम्बर्समेंट, तो ये इंपॉर्टेंट है, देखिए द प्रोसीजर ऑफ रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल क्लेम सबमिटेड बाय एम्प्लॉयज़ ऑफ सोसाइटी विल बी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। तो यहाँ पे भी रिम्बर्समेंट का प्रोसीजर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से बता दिया गया है। अब यहाँ पे क्लियरली ये नहीं बताया गया है कि क्या आपका चैनल रहेगा। तो चैनल बेसिकली यही रहता है कि आप आपके प्रिंसिपल को देंगे और प्रिंसिपल जो है वो आपकी स्टेट सोसाइटी को फॉरवर्ड करेगा और फिर उसमें आपका नेक्स्ट को फॉरवर्ड किया जाएगा। अब मैं इसमें क्लियर कर देता हूँ कि अभी ये रूल्स जो हैं आपके इनिशियल फेज़ में है। इसमें आपका 3 लेवल बनेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एनवीएस होता है, एनवीएस में क्या होता है कि रिम्बर्समेंट का 25,000 साल में 25,000 तक का अगर आपने खर्चा किया है, चाहे ओपीडी आईपीडी किसी में भी हो, 25,000 तक का अगर खर्चा किया है आपने, तो वो प्रिंसिपल उसको सैंक्शन करने की अथॉरिटी रखता है। तो 25,000 तक का पर टीचर का खर्चा वो प्रिंसिपल उसको सैंक्शन कर सकता है, उसको कहीं लेके जाने की, ऊपर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। 25,000 से ऊपर अगर है, उसकी कुछ लिमिट है, 2-2.5 लाख जो भी होगा, उस तक का अगर खर्चा है तो वो आपका रीजनल ऑफिस का डीसी उसको सैंक्शन करता है। और उससे ऊपर अगर आपका खर्चा है तो वो आपके एनवीएस के हेडक्वार्टर में भेजा जाता है। तो यहाँ पे भी आपके देखिए, यहाँ पे प्रोसीजर में कहीं भी क्लियर नहीं किया गया है कि कितने रुपए का रिम्बर्समेंट कौन कर सकता है। तो आपका अभी क्या बोला गया है कि आपको अपनी एप्लीकेशन स्टेट सोसाइटी को देनी है, स्टेट सोसाइटी का बॉस जो है वो डिसाइड करेगा और वो आगे जो है उस रिम्बर्समेंट के जो भी चीज़ें हैं उनको नेक्स्ट में फॉरवर्ड करेगा स्टेट सोसाइटी का बॉस।
तो ये भविष्य में अभी इसमें और रिफाइंड किए जाएंगे रूल, और भविष्य में अभी लेटर, अब थोड़ा वेट कीजिए, उसमें लेटर आएगा कि आपके प्रिंसिपल को इतने रुपए तक का जो बिल सैंक्शन करने की अथॉरिटी है, रिम्बर्समेंट देने की अथॉरिटी है, स्टेट सोसाइटी को इतने रुपए तक का बिल जो है रिम्बर्समेंट करने की अथॉरिटी है, और उससे ज़्यादा का अगर होगा तो वो बिल जो है वो नेस्ट को फॉरवर्ड किया जाएगा, और नेस्ट उस पर जो है डिसीजन लेगा रिम्बर्समेंट का। तो ये रूल्स जो हैं अभी आने बाकी हैं। So these rules come into force as notified by NEST in case of any dispute regarding interpretation application of these rules. Competent authority NEST shall be final and binding, and disciplinary action as deemed fit will be initiated against employee who held guilty for false medical claims or situation and exigencies not covered under bylaws above shall be resolved with reference to corresponding provided CGHS medical service attendance rule। तो यहाँ पे ये हो गया है, और इसके साथ साथ ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ए पैनल ऑफ हॉस्पिटल विलिंग टू ट्रीट एम्प्लॉयज एट CGHS रेट विल बी फॉर्म्ड एट नेस्ट एंड स्टेट सोसाइटी RO लेवल। तो यहाँ पे नेस्ट लेवल पर और स्टेट सोसाइटी RO लेवल पर आपके एनपैनल हॉस्पिटल की लिस्ट तैयार की जाएगी। इसका एक एग्जांपल अगर आपको देखना है तो आप NVS की डिफरेंट RO की वेबसाइट पे जाएंगे, तो उसमें पाएंगे कि आप डिफरेंट वेबसाइट पे आपकी जो RO की वेबसाइट है, NVS RO की वेबसाइट, उसमें आप पाएंगे कि एनपैनल हॉस्पिटल्स की लिस्ट होती है। तो आप लोग अगर उस हॉस्पिटल में जाके, एनपैनल जो हॉस्पिटल है उनमें जाके अगर आप अपना ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपको बिल्स वगैरह में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। वहाँ से जो बिल्स मिलते हैं आपका उसका रिम्बर्समेंट ईजिली हो जाता है। तो यहाँ पे जो CGHS या एनपैनल जो हॉस्पिटल होंगे जो CGHS रेट पे इलाज करना चाहते हैं वो तैयार की जाएगी नेस्ट के द्वारा और स्टेट सोसाइटी के द्वारा, और उनमें जाके आप लोग अपना इलाज करवा पाएंगे। वहाँ से आपके बिल के रिम्बर्समेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। द फाइनल मॉडलिटीज़ विल बी डिसाइडेड बाय नेस्ट। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि ये बहुत इनिशियल फेज़ में है, यहाँ पे प्रॉपर चैनल नहीं दिया गया है। तो अभी प्रॉपर चैनल यही है कि आप प्रिंसिपल को देंगे, प्रिंसिपल आपके स्टेट सोसाइटी को फॉरवर्ड करेगा बिल, और वहाँ से जो बिल के ऊपर अप्रूवल होकर आएगा उसी के आधार पर आपको जो है रिम्बर्समेंट हो जाया करेगा। तो एक तो ये हो गया क्लियर। अभी प्रिंसिपल के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, पर भविष्य में प्रिंसिपल को जैसे NVS में 25,000 तक दिया गया है अथॉरिटी, तो ऐसे ही वहाँ पे भी आपको EMRS में भी देखने को मिलेगा कि प्रिंसिपल को कुछ 20-25 हज़ार 30,000 तक की अथॉरिटी दी जाएगी, और उसके आगे स्टेट सोसाइटी को, उसके आगे आपके नेस्ट को। तो देखते हैं वो कैसे आगे बढ़ता है। तो फिलहाल आपको CSMA रूल्स के अंतर्गत ही गवर्न किया जाएगा, और CSMA रूल के ऊपर एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर बना हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी CSMA रूल्स कैसे वर्क करते हैं। तो अगर आप मेडिकल रिम्बर्समेंट क्लेम करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपका जो बिल है वो मतलब जो आपका रिम्बर्समेंट है वो किस आधार पे किया जाएगा, तो ये फॉर्म आपको भर के देना होगा। उसमें देखिए नेम, मेडिकल कार्ड नंबर, मेडिकल कार्ड बनेगा होपफुली सबका, तो मेडिकल कार्ड नंबर, बेसिक पे, फुल एड्रेस, ये सब चीज़ें जो हैं वो सब चीज़ें भरी जाएंगी। अब वेदर द हॉस्पिटल इज़ एनपैनल्ड अंदर CGHS में एनपैनल्ड है या नहीं है, और ट्रीटमेंट फॉर विच रिम्बर्समेंट इज क्लेम्ड, OPD ट्रीटमेंट है या इंडोर ट्रीटमेंट है। OPD मतलब आप डॉक्टर के पास गए, दवाई लेके अंदर आ गए तो वो OPD होता है, अगर आप जाके भर्ती हो गए तो वो इंडोर ट्रीटमेंट होता है। तो इमरजेंसी में इलाज कराया गया है या नहीं, ये सब चीज़ें जो होते हैं वो सब चीज़ें आपको सारी चीज़ें यहाँ पे आपको भर के देनी होगी। नीचे आपको मेडिकल कार्ड होल्डर यानी कि आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे, और काइंडली इंश्योर द फॉलोइंग फॉर information documents wherever applicable, to obtain breakup of investigation of hospital, diagnostic center, imaging center in case of loss of original paper, affidavit as per annexure 1 to be submitted for IPT treatment। अगर ओरिजिनल पेपर खो गए हैं तो एफिडेविट लगाना होगा। मिसयूज़ ऑफ नेस्ट मेडिकल क्रिमिनल ऑफेंस, और मतलब कुल मिला के बात यह है आपको गलत जो है वो नहीं करना है। और यहाँ पे 14 प्रोलॉन्ग डिसीज़ की बात की गई है जो कि OPD ट्रीटमेंट के अंदर एलिजिबल है। इसमें आपका हार्ट डिसीज़, डायबिटीज़, पैरालिसिस, FUC, थायराइड डिसऑर्डर, किडनी डिसऑर्डर, ब्रोंकाइल अस्थमा, कैंसर, हेमोलिथिक डिसऑर्डर, ये सब चीज़ें आपके बीमारियां देख लीजिए, या OPD ट्रीटमेंट के लिए आपके एलिजिबल हैं। तो एनेक्चर 1 ये आपका दिया हुआ है, इसके अंदर
इसके अंतर्गत आपका जो है ये फॉर्म आपको भर के देना होगा और आप जो है ये भर के देकर आप अपना जो है रिम्बर्समेंट क्लेम कर सकते हैं। मेडिकल रिम्बर्समेंट का क्लेम का इन्होंने फॉर्म बना दिया है। तो ये फॉर्म भर के आप अपने प्रिंसिपल वगैरह को देंगे, वो प्रिंसिपल जो है स्टेट सोसाइटी को फॉरवर्ड कर देगा। स्टेट सोसाइटी उस पर जो है वो फाइनल डिसीजन लेगी कि क्या करना है नहीं करना है, और बाकी वो उस पर डिसीजन लेके उसकी एक रिपोर्ट जो है वो आपके नेस्ट को भेज देगी, और बाकी जो है वो आपका स्कूल को वो अप्रूवल वाला जो है अप्रूव करके उसको लेटर भेज देगी मेल वेल के थ्रू कि हाँ इनका अप्रूव हो गया है और इनका जो है बिल का पेमेंट कर दीजिए। बिल का पेमेंट जो होगा वो आपका स्कूल लेवल पर ही होगा, स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो करेंगे वो, बट स्टेट सोसाइटी के अप्रूवल के बाद। देखते हैं इसमें थोड़ी चीज़ें और आगे बढ़नी है। बाकी चीज़ें ये आपका हॉस्पिटलाइजेशन की ही ज़्यादा बातें लिखी हुई हैं, तो वो इतना ज़्यादा नहीं है। कुल मिला के बात यह है कि आप जाएंगे, इलाज कराएंगे, बिल लेकर आएंगे, बिल लेकर आकर बिल ये फॉर्म भर के देंगे, सारे बिल लगाएंगे आप, और जो भी उसमें बिल में जो रेट है वो अलग बात है, बट उससे रिलेटेड जो CGHS रेट है, जो भी इलाज आपने कराया उस CGHS रेट पर आपका भुगतान किया जाएगा। स्टेट सोसाइटी इसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, और यहाँ पे जो बिल का अमाउंट वाइज ब्रेकअप नहीं किया गया वो भविष्य में किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा होने वाली है इससे रिलेटेड, तो थोड़ा लंबा वीडियो भी हो गया है इसलिए। जो भी क्वेरीज होंगी तो कमेंट कीजिएगा, या आप टेलीग्राम पे जुड़े हुए होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं जुड़े हुए तो जुड़ी अपनी बात वहाँ पे टेलीग्राम पे जुड़कर अपनी बात रख सकते हैं। आपकी जो भी हर संभव सहायता है वो प्रयास किया जाएगा कि उसका समस्या का समाधान किया जाए। धन्यवाद, और चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को जो अपने जो नेस्ट के साथी हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो चैनल जो वीडियो है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।